हम लोग बात कर रहे थे राज्यों की विधायिका पर। बात तो बिल्कुल ही केंद्र जैसी है, इसलिए कोई उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर केंद्र के स्तर पर ये होगी ही होगी, राज्यों के स्तर पर उसके होने की इतनी आवश्यकता है भी नहीं, इसलिए बाइकैमरल होगी ही होगी ऐसी बात नहीं है। हाँ, बाइकैमरल हो सकती है। 6 राज्य आपको बताए गए जिनमें बाइकैमरल है भी। अगर द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकैमरल व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं राज्य, तो वो क्या कर सकते हैं कि संबंधित राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पारित करके भेज दे, तो संसद वहां विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और जहां है वहां से समाप्त भी हो सकता है। विधान परिषद का गठन ये कैसे होगा, उसमें कितनी सदस्य संख्या होगी, ये सारी बातें संसद ही डिसाइड करेगी। आपसे कहा गया था कि विधानसभा की कुछ निश्चित, जो कुल सदस्य संख्या विधानसभा की है उसकी निश्चित कुछ है, 1/3 है, 1/4 है, यह हमें कंफर्म ध्यान नहीं है, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। उतनी विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी ही अधिकतम, और मिनिमम ये भी आप गूगल डाल लीजिए तो उसमें मिल जाएगा। और जो विधान परिषद के सदस्य संख्या होगी उसका संगठन किस प्रकार किया जाएगा, विधान परिषद के सदस्य कैसे चुनकर आएंगे, इस संबंध में आपको उससे कहा गया था कि उसके 1/3 सदस्य हैं जिला पंचायत आदि जो स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं उनके सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। शेष 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/6 राज्यसभा द्वारा नॉमिनेट होंगे और 1/12 ग्रेजुएट और 1/12 जो उस राज्य में हाई स्कूल स्तर के विद्यालय होंगे उनके शिक्षकों द्वारा चुने जाएंगे। ऐसी व्यवस्था की गई है। निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए है जो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चुने जाएंगे या जो स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे और जो टीचर्स के द्वारा चुने जाएंगे, इनके लिए निर्वाचन क्षेत्र कौन से होंगे इसका विनिश्चय भी या तो राज्य सरकार है या संसद है। आप देख लेंगे गूगल तो मिल जाएगा। यहां जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, होता क्या है कि कई बार जो एग्जामिनर्स हैं ये राज्य की व्यवस्था के बारे में सीधे सीधे बेयर एक्ट पूछते हैं कि विधानसभा का गठन किस आर्टिकल में है, विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल में है, विधान परिषद कितने राज्यों में है, विधान परिषद के गठन के लिए अधिकृत कौन है, किस प्रक्रिया से उसका गठन होगा, ये सारे प्रश्न आपसे बनते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख लें तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल केंद्र जैसी व्यवस्था रखी गई। और क्यों रखी गई इसका तर्क भी हम लोगों ने बात की थी कि इसका तर्क यही है कि जो व्यवस्था केंद्र के स्तर पर ठीक पाई गई है संपूर्ण देश का शासन चलाने के लिए, तो अगर हमने संपूर्ण देश को राज्यों में विभाजित कर दिया प्रशासनिक सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस व्यवस्था को नकार देना राज्यों की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ये कहां तक बुद्धिमानी होगी, ये नितांत मूर्खता का कृत्य होगा। क्योंकि जो व्यवस्था बड़े स्तर पर ठीक सिद्ध हुई है उस व्यवस्था को छोटे स्तर पर सिद्ध क्यों नहीं होगी, ठीक सिद्ध होगी ही होगी। और सीधी बात है, जब केंद्र स्तर पर हम उस व्यवस्था को अडॉप्ट करेंगे तो उस व्यवस्था से हम सुपरिचित ये भी हो जाएंगे और उस व्यवस्था को अगर हम किसी भी स्तर पर लागू करेंगे तो लागू करने में कम से कम कठिनाई होगी। हाँ ठीक है, अगर राज्य की व्यवस्था को देखते हुए उसमें कुछ परिवर्तन करने पड़े तो वो कर लिए जाएंगे, लेकिन मॉस स्केल पर तो वही व्यवस्था एडॉप्ट हो, यही तर्क संगत है।
और इसीलिए राज्यों में वही व्यवस्था अडॉप्ट हुई। तो जहां बाइकैमरल है वहां तो विधान परिषद का गठन होगा। कैसे होगा आपने देखा। अब जहां एक सदनीय व्यवस्था है, जहां एक ही सदन है राज्य के विधानमंडल का, जिसे विधानसभा कहेंगे, तो उसका संगठन कैसे होगा, कौन से आर्टिकल में होगा। 170 कहता है विधानसभाओं की संरचना, तो बिल्कुल लोकसभा जैसी ही इसकी संरचना है, उसी ढंग के उपबंध है। अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए 333 में रिजर्वेशन होगा, या तो शेड्यूल्ड कास्ट का या शेड्यूल्ड ट्राइब का, ठीक है ना। तो कहता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। बस यही पूछा जाएगा आपसे, बाकी बिल्कुल व्यवस्था वैसी 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। यानी जो स्थान शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हो जाएंगे वो सामान्य निर्वाचन से भरे जाएं, ऐसा नहीं होगा। वो उसी जाति के लोग जब कॉन्टेस्ट करेंगे तो सामान्य निर्वाचन से भरे जाएंगे। थोड़ा सा परिवर्तन वहां आ जाएगा, इसीलिए लिखा है 333 के उपबंधों के अधीन। जो आपसे पूछा जाएगा वो ये कि मिनिमम विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती, 60, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500। आपसे इतना ही पूछा जाना है। और यहीं पर यह स्पष्ट कर देना जरूरी होगा कि जैसे केंद्र में क्या होता है कि कोरम ये चाहिए होता है, लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही चल सके, क्योंकि कुछ मिनिमम सदस्य संख्या ये तो चाहिए। तो वहां जो कोरम है वो कितने से 1/10, जो टोटल मेंबरशिप है उसका 1/10 उपस्थित है, सदन की बैठक चल सकेगी। क्योंकि वहां डेफिनेट है 545 लोकसभा और 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव मेंबरशिप वहां 545 की है, और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। तो वहां डेफिनेट है 1/10। यहां राज्य छोटे और बड़े होंगे, यहां मिनिमम 60 है, मैक्सिमम कितना है, 500। इसलिए यहां मिनिमम उन्होंने रखा है 10 मेंबर, 10 मेंबर या 1/10। अब 10 होंगे या 1/10 ये हाउस के जो अपने नियम होंगे उनसे तय होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहता है कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 160, 1/10 इतने उपस्थित हों तो कोरम पूरा माना जाएगा और उसकी बैठक विधानसभा की या विधान परिषद की चल सकेगी। यहीं पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति या राज्यसभा के सभापति को हटाना है तो जो कुल सदस्य संख्या होती है उसके बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य लेजिस्लेशन, जो सामान्य विधायन है, सामान्य कानून का निर्माण है, इसको करने के लिए तो विधानसभा में 10 मेंबर बैठे हो जाएगा, क्योंकि बैठक चल जाएगी। और 10 मेंबर में से 6 एक पक्ष में आ जाएं तो क्या होगा, उस सदन से कानून पास हो गया, विधेयक पास हो गया, ये मान लिया जाएगा। लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष को हटाना है तो टोटल मेंबर्स होने ही चाहिए, यानी स्पेशल मेजॉरिटी आ गई। सामान्य मेजॉरिटी जो लेजिस्लेशन के लिए चाहिए वो नहीं है, तो स्पेशल मेजॉरिटी रहेगी। तो यह चीज बस इतना ही ध्यान रखने लायक होता है, बाकी कुछ नहीं। कहता खंड 1 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उनको आवंटित
स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही हो। राज्य का जितना राज्य का जो टोटल क्षेत्र है उसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यथासंभव समान जनसंख्या रहे, इसका ध्यान रखा जाएगा। यथासंभव नहीं हो सकता तो डिफर भी हो सकता कि मालूम पड़ा एक विधानसभा क्षेत्र में 12 लाख मतदाता है तो दूसरे में 8 ही लाख, ये हो सकता है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि सब जगह एक जैसा रहे। तो इसमें कोई खास बात नहीं। आप देखते हैं यहां शाहजहांपुर को भी 5-6 विधानसभाओं में, ठीक है, 5-6 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है, तो वो रहेगा ही रहेगा। कहता है इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। ये हम लोगों ने लोकसभा का गठन जब देख रहे थे तब भी देखा था, ठीक है, कि जो अंतिम जनसंख्या है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए, अगर आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए तो भले ही जनसंख्या हो, ठीक है, जनगणना हो गई हो, उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का संगठन नहीं होगा। जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए उसके हिसाब से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, ऐसा मान करके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में समस्त राज्य को विभाजित किया जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जब तक पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए निर्देशों का, जब तक कि सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। यानी वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है ये 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से की गई व्यवस्था है। ये व्यवस्था कब बदलेगी? जब 2026 के बाद जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, तब दोबारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का संगठन किया जाएगा। अभी फिलहाल ऐसे ही व्यवस्था चलेगी। कहता प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर जो शब्दों का प्रभाव है वो केवल इतना है कि फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। जब 2026 में जनगणना होगी उसके बाद आंकड़े प्रकाशित होंगे, उसके बाद विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है घट बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आपसे जो पूछ लेंगे एग्जाम में वो केवल इतना पूछेंगे कि मानिए आज आंकड़े प्रकाशित हो गए, संसद ने विधि बना दी और संसद ने विधि बनाकर जिस प्राधिकारी की नियुक्ति की उस प्राधिकारी ने जो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र है अर्थात जो विधानसभा की सीट्स हैं वो घटा या बढ़ा दी। तो ये जो घटोतरी और बढ़ोतरी होगी ये प्रभावी कब से होगी? तो जो विद्यमान विधानसभा है उसका कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा और नए चुनाव होंगे तब वो व्यवस्था लागू होगी। वर्तमान जो विद्यमान विधानसभा है उस पर उसका कोई असर नहीं आएगा। वो पुरानी जो व्यवस्था है उसी के मुताबिक संगठित होकर आएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल ये सब दूर की कौड़ी है, अभी तो कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है। परंतु ये और की ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान है। ये और भी बात आ गई। संसद ने विधि बना दी, विधि के अंतर्गत प्राधिकारी की नियुक्ति हो गई, प्राधिकारी ने विधानसभा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को घटा या बढ़ा दिया, तो उसका जो वर्तमान में विद्यमान विधानसभा है जो चल रही है इस पर तो कोई असर नहीं ही आएगा। साथ ही साथ
जब अगले चुनाव होंगे तो अगर राष्ट्रपति ने अपनी अधिसूचना द्वारा जो नई व्यवस्था लागू की गई, जो विधानसभा की सीटें घटी या बढ़ी हैं, उनको मान्यता नहीं दे दी, तो पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी, यद्यपि नई व्यवस्था आ चुकी है। राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा ये बताएंगे कि नई व्यवस्था कब से लागू होगी, और जब से बताएंगे तभी से लागू होगी। परंतु यह और कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनसंख्या के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक इस खंड के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की संख्या की कुल संख्या का और ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाए, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। छोड़ दीजिए इस बात को, केवल इतना ही ध्यान रखिए, बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। कि क्या होगा, संसद विधि बनाकर उस प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के बाद विधानसभा की सीटों में घटोतरी या बढ़ोतरी करेगी। और घटोतरी और बढ़ोतरी प्रभावी कब होगी, जब वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वो भी तब जब राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसा निर्धारित करें कि जो नया एडजस्टमेंट आया है प्रभावी हो। अदरवाइज पुराने एडजस्टमेंट के आधार पर ही सारा मामला चलेगा। आपको मोटे मोटे में इतना ही याद रखना है। इसके बाद आपका कहता है विधान परिषदों की संरचना। विधान परिषद पहले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी जब विधानसभा इसमें एडजस्टमेंट हो गया तो विधान परिषद इसमें भी एडजस्टमेंट होना होगा ही, क्योंकि हमने आपसे कहा था अभी कि विधान परिषद के जो कुल सदस्य होंगे वो विधानसभा की जो इफेक्टिव मेंबरशिप होती है उसके 1/3 या 1/3 या 1/4 होते हैं, तो सीधे आ गया 1/3 होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में कितने 100। ठीक है, और गूगल पर यह भी देख लीजिएगा कि जो 6 राज्य हैं इनमें से 2 राज्यों की 75-75 है और 2 राज्यों की 90-90 है और महाराष्ट्र की शायद 78 है और यूपी की 100 है। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इनमें से समान किसकी है। ठीक है ना, जैसे 2 राज्यों की 75-75 है ना, वो दे देंगे राज्य और कहेंगे इनमें से जरा छांट दीजिए कि किन 2 राज्यों की समान विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है। यही वो राज्यसभा में भी करते हैं। राज्यसभा में ये पूछेंगे फर्स्ट शेड्यूल में तो नाम दिए हैं राज्यों के, जो 4थी अनुसूची है, 4थी अनुसूची में उन्होंने सदस्यों की संख्या दी है जो राज्यसभा में जाएंगे, जो लोकसभा में जाएंगे, एक राज्य से चुनकर। उसमें वो ये पूछते हैं सबसे ज्यादा किससे जाएंगे, सबसे कम किससे जाएंगे। और सबसे ज्यादा तो आप यूपी तुक्का लगा देंगे और सही भी होगा, इसलिए सबसे ज्यादा नहीं पूछते। फिर पूछते हैं सेकंड नंबर पे कौन है। उत्तर प्रदेश 80 भेजेगा लोकसभा में, लेकिन शायद सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र 48 लोकसभा के सदस्यों की संख्या। पश्चिम बंगाल 3rd नंबर पे है शायद 42, फिर तमिलनाडु होगा। ऐसे करके वो पूछते हैं सबसे कम किससे जाएंगे, ये पूछेंगे। उसमें कई राज्य ऐसे हैं जिनमें बराबर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाएंगे, ये पूछेंगे निम्न से बराबर किसमें जाएंगे। यही विधान परिषद में करते हैं। तो कुछ करना नहीं है। आप देखेंगे एक घर में एक डॉक्टर हो जाता, फिर उस घर में डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, तो क्या उस घर में ये सही है। कई बार पक्षपात भी होता है, लेकिन ये भी सही है कि जो एग्जामों के पेपर सेटर हैं वो भी कोई बहुत बुद्धिमान लोग नहीं हैं, वो भी बस ऐसे ही हैं सब। ठीक है, जिसने पहली बार पेपर बनाया होगा उसने भले ही बुद्धि लगाई हो। अब जो पेपर बना रहे हैं वो कोई बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, वो पुराने जो सवाल हैं 10 साल पीछे पूछे गए वही उठा के रख रहे हैं।
इसलिए एक बार जिस घर में किसी का एक का एग्जाम निकल जाता है, उसे यह पता रहता है कहां पर से सवाल बनेगा, यही पता रहता है। आप पूरी किताब और बेर पढ़कर जाते हैं और आप एग्जाम में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप सेंट्रलाइज नहीं है और उन्हें कुछ नहीं आता जाता होता, कुछ भी नहीं। नाम नहीं लूंगा। अभी हमारे यहां हम कहीं किसी अदालत में खड़े थे, वहां प्रिजाइडिंग अफसर ये कह रहे थे कि अरे साहब, हमने तो कल एक रूलिंग पढ़ी, उसमें उन्होंने बताया कि 210 सीआरपीसी कि अगर एफआईआर भी दर्ज हो जाए और कंप्लेंट भी दर्ज हो जाए तो दोनों चलेंगे। अब ये बताइए, ये तो आपको ऐसे ही हमने बताया है, वो ऐसे बता रहे थे जैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया हो। ठीक है, कारण ये है कि वो 60 चीजें याद की, 60 चीजें पढ़ी और 60 चीजें लिख दी, बस सेलेक्ट हो गए। अब हमें ये मालूम है, यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि जो सेटर हैं वो भी मूर्ख हैं। जो सेटर है वो कोई बहुत बुद्धिमान लोग थोड़ी है, वो भी तो सब वही पूछ रहे हैं। इससे सेलेक्ट होना ये बहुत छोटी बात है और जानकारी होना ये बिल्कुल अलग बात है। तो आपको ये पता रहना चाहिए सवाल कहां से बनता है। वही बनता है फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, और यही बनते हैं। आप इस हिसाब से एक बार नजर डाल लेंगे, गलती नहीं होगा। और बाकी बेचारे खूब पढ़कर जाएंगे और बाहर हो जाएंगे, और तुम खाली यही पढ़ के गए होगे, सेलेक्ट हो जाओगे, और उसके बाद तुम काबिल, वो सब ठीक है, बेवकूफ है। तो सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा। आप ये खूब समझ लीजिए, सिस्टम में जो आदमी है वो आदमी कभी जीनियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सिस्टम में है वो जीनियस कैसे हो सकता है। जो सिस्टम से बाहर होगा जीनियस हमेशा वही होगा, क्योंकि जो सिस्टम में होगा वो समझौतावादी होगा और खोज हमेशा सिद्धांतों से बाहर जाकर होती है। ठीक है, क्या कहा कि लीक छाण तीनों चले, शायर सिंह सपूत। जो रास्ते रास्ते चलेगा वो न शायर हो सकता, न सिंह हो सकता, न सपूत हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो केवल और केवल आदमी हो सकता है जिसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने लिखा है कि क्या बताएं है बाप, क्या कार्य नुमाया कर गए। ठीक है, बीए हुए, नौकरी की, और जाने क्या किया, पेंशन ली और मर गए। वो केवल इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लीजिए सवाल कहां से बनते हैं, बस यही बनते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, फिर कहता है आपका बाकी सब आपको विधान परिषदों के संगठन के बारे में बताया जा चुका है। ठीक है, बाकी जो कुछ लिखा है वो सब कुछ आपको विधान परिषदों के संगठन के बारे में इससे पूर्व के क्लास में बताया जा चुका है। इसलिए केवल एक बात थी कि सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की कितनी होगी, यह नहीं बताया था, वो उसमें आ गया 1/3 होगी। कहता राज्यों के विधानमंडलों की अवधि तो बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा जैसा है, थोड़ा सा फर्क है। लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाएगी, विधानसभा भी 5 साल के लिए चुनी जाएगी। लेकिन लोकसभा इसकी गणना 5 साल की इसकी फर्स्ट सिटिंग से होगी, जिस दिन इसकी प्रथम बैठक होगी उससे 5 साल। विधानसभा के साथ ऐसा नहीं होगा। विधानसभा के कार्यकाल जो 5 साल का है, ये उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट इसकी धारा 73 के मुताबिक नोटिफिकेशन चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा कि अमुक राज्य की विधानसभा का गठन हो गया है। जिस दिन वो नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे 5 साल, बस इतना सा अंतर है। लोकसभा जिस दिन प्रथम बैठक करेगी उससे 5 साल, और विधानसभा इसका गठन धारा 73 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसकी धारा 73, उसके अंतर्गत जब नोटिफिकेशन जारी होगा
उस नोटिफिकेशन के से 5 साल गिने जाएंगे, बस इतना सा फर्क है। बाकी विधानसभा यहां भी 5 साल, वहां भी 5 साल। राज्यसभा वहां भी स्थायी संगठन और यहां भी विधान परिषद स्थायी संगठन। वहां भी राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे साल 2 साल बाद रिटायर होंगे, यहां भी यही स्थिति रहेगी। वहां भी 6 वर्ष एक मेंबर का इफेक्टिव कार्यकाल है, यहां भी जो एमएलसीज हैं उनका 6 ही वर्ष बैठता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। देखें, कहता प्रत्येक राज्य के को प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। क्या कहा उसने? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, ठीक है ना। तो अपने उसका प्रथम अधिवेशन किस दिन होगा? जिस दिन उसका गठन हो जाएगा, ठीक है ना। नियत तारीख वही है, उस दिन प्रथम बैठक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इससे कोई मतलब नहीं है। डेट फिक्स जो प्रथम अधिवेशन की है, उस डेट फिक्स से 5 साल। और वहां क्या लिखा था कि जिस दिन पहली बैठक होगी उस दिन से, यानी डी फैक्टो जिस दिन पहली बैठक होगी उस दिन से 5 साल। और यहां कहता है प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष, ठीक है ना। तो अंतर आ गया, प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख आज है, लेकिन प्रथम अधिवेशन आज किन्हीं भी कारणों से नहीं हो पाया, क्योंकि सरकारें गठित नहीं हो पाई, ठीक है। फ्रेगमेंटेड मैंडेट आया। अब चूंकि केंद्र में यह हो ही नहीं सकता कि सरकार ना हो, ठीक है ना। तो वहां अगर सरकार का गठन नहीं हो पाएगा तो लोकसभा भंग, चाहे एक ही दिन पहले चुनाव हुए हों दोबारा होंगे, और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही वो चलती रहेगी। हालांकि ये अकल्पनीय स्थिति अभी तक कभी भी केंद्र में नहीं बनी। कम से कम साल 2 साल तो चली गया मसला, लेकिन बन सकती है। और अगर बने तो वहां कल चुनाव हुए और आज लोकसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि वहां कभी यह हो ही नहीं सकता कि सरकार न रहे, वहां सरकार का रहना मजबूरी है। और सरकार कौन सी होगी? जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है। अब लोकसभा और प्रथम बैठक से 5 साल गिने जाएंगे, तो पिछली लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा एक दिनांक पर, और उस दिनांक से पहले ही नई लोकसभा आ जानी चाहिए, सरकार की ओथ हो जानी चाहिए। इसमें नहीं हुआ, गया मामला। लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं है, यहां गवर्नर रूल दिया जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन ये लग जाएगा, विधानसभा को निलंबित अवस्था में रख देंगे 6 महीने 7 महीने जितने दिन रखना चाहे, और तब तक राज्यपाल शासन चलाते रहेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो प्रथम बैठक तो हो गया कि 6 महीने बाद जब नई सरकार का गठन होगा, ठीक है, तभी तो होगी विधानसभा की पहली बैठक। तो इसलिए यहां यह बात नहीं हो सकती। यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है वो क्या लिखा है कि विधानसभा की जो प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख है, उस नियत तारीख से 5 वर्ष। अब सरकार का गठन 1 साल नहीं हुआ तो विधानसभा की बैठक पहले ही 1 साल बाद होगी, ठीक है। तो 6 साल के लिए थोड़ी होगा चुनाव, ठीक है ना। तो जो प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख थी, नियत तारीख कब होगी? जब अधिसूचना आ जाएगी कि गठन पूरा हो गया, तब नियत तारीख होगी। अब वहीं से चुना जाएगा, वहीं से गिना जाएगा, और वहां से 5 साल तक रहेगी, ठीक है ना। ये कहता है। अच्छा, उसके बाद कहता है परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, ये भी खूब पूछते हैं,
ये कहां लिखा है कि विधानसभा की अवधि आपात की उद्घोषणा के दौरान, आपात की उद्घोषणा जो 356 में होगी, सॉरी 356 कह रहे 352 में होगी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना, उसके दौरान जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब कितना बढ़ाया जा सकेगा, ये कहां लिखा है ये पूछते हैं तो 172 इसमें लिखा हुआ है, और जो ऑप्शन देते हैं वो 352, 356, 360 और आप वहीं लगाते हैं, लेकिन सही ऑप्शन है 172 कहता है परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। ये भी खूब पूछते हैं कई बार बढ़ा सकते हैं, तो कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी बार बढ़ा दें। एक बार में कितना बढ़ाएंगे, 1 साल, लेकिन अगर आपात की उद्घोषणा समाप्त हो गई, प्रवर्तन में नहीं है, तो किसी भी दशा में फिर 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। 6 महीने क्यों? क्योंकि चुनाव की तैयारी कराने में समय लगेगा, इसलिए 6 महीने दिए गए कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं भी है तो भी 6 महीने तक चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है, 6 महीने तैयारियों के लिए दिए गए। एक बार में 1 साल अनगिनत बार बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं है तो मैक्सिमम 6 मंथ। लिखा कहां? 172, पूछा यही जाएगा, ठीक है। आपका फिर कहता है 173। अच्छा, सबसेक्शन 2 है तो वो बिल्कुल वही बात है जो राज्यसभा के बारे में है कि राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। तो वही बात लिखी है। आपका कहता राज्य के विधानमंडल की सदस्यों की अर्हता, एलिजिबिलिटी किस अनुच्छेद में आ रहे? 173 में। मुख्य बात वही कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होंगे। और वो बातें कि कुछ एलिजिबिलिटीज अनुच्छेद 173 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्वयं निर्धारित करेगा। किसके लिए? विधानसभा का सदस्य होने के लिए। और अतिरिक्त योग्यताएं ये संसद विधि बनाकर, ठीक है, उत्पन्न कर सकती है। और अगर संसद ने विधि बनाकर कुछ अतिरिक्त योग्यताएं भी उत्पन्न कर दी, देन if you want to be a member of state legislative assembly, then you must possess all the eligibilities, चाहे वो संसद द्वारा बनाई गई विधि में लिखी हो और चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हो। संसद ने विधि बनाई है कौन सी? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। कुछ एलिजिबिलिटीज वहां लिखी है कि एमएलए में ये एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, या जो एमएलए होना चाहता है उसमें ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और कुछ एलिजिबिलिटीज यहीं लिख दी गई हैं, तो आप में सारी एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी उम्र के संबंध में होगी, ठीक है। कहता है कि ऐसे कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है। तो कोई खास बात नहीं। और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है, यह प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है, ठीक है ना। सदस्य होने के लिए योग्य तभी होगा जब वो 3rd अनुसूची में जो ओथ दी गई वो हो, भारत का नागरिक हो, वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का, और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु। यही आयु वहां लोकसभा और राज्यसभा के लिए लिखी है, बिल्कुल सेम आयु यहां भी रखी है। उसके बाद ऐसी अन्य अहर्ताएं हैं जो इसमें तो संसद द्वारा बनाई गई, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए। तो संसद ने विधि बना रखी है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,
तो आयु संबंधी, नागरिकता संबंधी और शपथ संबंधी 3 एलिजिबिलिटीज अनुच्छेद 173 में आ गए और शेष एलिजिबिलिटीज संसद द्वारा बनाई गई विधि से तय हो जाएंगी। ठीक है, कहता है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेगा उसके पास, ये संसद ने विधि जो बनाई है उसमें लिखा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब आपको पता ही है कि ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस का मतलब क्या होता है? उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हां, जितने खर्च हो रहे हैं उतना अगर व्यक्ति को दिया जा रहा तो प्रॉफिट हुआ ये नहीं कहा जा सकता। प्रॉफिट का मतलब है लाभ, वो कम है ज्यादा है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोगों ने की है जब लोकसभा की सदस्यता के बारे में बात हुई है, तो वही सारी चीजें यहां भी रहेंगी। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। अब कहता है राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। इसके अलावा यहीं पर आपका वो भी होगा कि कब कब वो सदस्य नहीं रह जाएंगे। ठीक है, जो सदस्य 190 स्थानों का रिक्त होना, ठीक है ना, कि कब कब वो जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य हैं वो सदस्य नहीं रह जाएंगे। यद्यपि सदस्य हैं, सदस्य के रूप में चुनकर आए थे, लेकिन अगर उनमें कोई आपकी निर्हर जो अनएलिजिबिलिटी है वो अराइज हो गई तो फिर वो सदस्य नहीं भी रह जाएंगे। और वो कौन सी होंगी? जब 190 191 आएगा तो बताएंगे। ठीक है, फिलहाल वो कहता है राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। सत्र वही लोकसभा जैसे, वर्ष में कम से कम 2, कम से कम। ठीक है, और दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। सत्र बुलाएगा कौन? वहां राष्ट्रपति बुलाते हैं या राज्यपाल बुलाएंगे। और सत्रावसान, सत्रावसान मतलब क्या हुआ कि जो सत्र वर्तमान में चल रहा है इसे स्थगित कर दिया गया, इसे सत्रावसान कर दिया गया। अब दोबारा फिर से सत्र बुलाया जाए तभी सत्र दोबारा शुरू होगा। और सत्र में जो स्थगन किए जाएंगे उससे सत्र की जो जीवन अवधि है वो समाप्त नहीं होती, सत्र चलता रहता है। आपने फॉर द टाइम बीइंग उसे स्थगित कर दिया तो स्थगित हो जाएगा। स्थगित करना किसका अधिकार है? विधानसभा अध्यक्ष का। और वहां किसका अधिकार था? लोकसभा अध्यक्ष का। लेकिन सत्रावसान ये करना ये राज्यपाल का अधिकार है यहां, और वहां राष्ट्रपति का था। ठीक है ना। और आपका विधानसभा का विघटन ये करना ये भी राज्यपाल का काम है, वहां राष्ट्रपति का काम था। ठीक है, तो कहता है राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन, विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। कहता ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे। इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्तमान में विधानसभा का भवन आप जानते हैं उसके अलावा भी किसी स्थान पर बैठक बुलाई जा सकती है, क्योंकि उसने कहा ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो राज्यपाल ठीक समझे वहां वो बुलाएंगे। ठीक है, तो कहता है राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन, क्योंकि हर जगह बाइकैमरल विधानमंडल हो ये जरूरी तो है नहीं, एक सदन उसका राज्य की विधानसभा ये हो ऐसा भी हो सकता है। तो प्रत्येक सदन जहां दोनों हैं और नहीं तो एक सदन, इसको बुलाएंगे और दोनों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा और विधानसभा का विघटन कर सकेगा। स्थगन ये हमेशा कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष, हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर। जब हम लोग पढ़ेंगे
हाउस के ऑफिसर्स यानी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति की तरह विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, तो स्थगित करना उनका हक है। लेकिन सत्रावसान करना और सत्र बुलाना ये राज्यपाल का काम है। और राज्यपाल कोई भी काम करेंगे तो वही मंत्रिमंडल की सलाह उसी पर करेंगे। और आप देखेंगे राज्यपाल की ये जो शक्ति है सत्रों को बुलाने की, इसका खूब उपयोग किया गया है। क्योंकि आप अगर कहे भर दोगे कि अमुक व्यक्ति निष्पक्ष समझा जाएगा तो अमुक व्यक्ति निष्पक्ष हो नहीं जाएगा। आप कहते रहिए अमुक व्यक्ति निष्पक्ष होगा। अभी हम लोग जब विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कई बार विधानसभा अध्यक्षों ने क्या किया कि एक चीज लिखी है, वहां भी लिखी थी, यहां भी लिखी है कि भारत की संचित निधि से तब तक कोई रुपया निकाला ही नहीं जा सकता जब तक बजट पास ना हो गया हो, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा था 112 में। और अंतिम रूप से विनियोग विधेयक जो धारा 114 में पास हुआ था, धारा कह रहा है अनुच्छेद 114 में, वो न पास हो गया हो, तब तक भारत की संचित निधि से 1 रुपया निकल ही नहीं सकता। और यह भी आपको बताया था कि राष्ट्रपति हर बात के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, लेकिन भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता, वो संसद से ही पास कराना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें लोकसभा से ही पास कराना होगा। यहां स्थितियां क्या आई हैं विधानसभाओं में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहां भी यही है कि अगर राज्य का खर्च चलाना है तो आपको विधानसभा से प्रस्ताव पास कराना ही होगा, तभी राज्य की संचित निधि से कुछ निकल पाएगा, अदरवाइज निकलेगा ही नहीं। विधानसभा अध्यक्षों ने क्या किया, बजट पास नहीं हो पाया तब तक विधानसभा स्थगित कर दी। ठीक है, क्योंकि उनका चीफ मिनिस्टर झगड़ा हो गया। ठीक है, विधानसभा स्थगित कर दी। अब राज्यपाल ने ऑर्डिनेंस जारी किया इस बात के लिए, इसके लिए नहीं कि पैसा निकालो राज्य की संचित निधि से, ऑर्डिनेंस जारी किया कि अब विधानसभा का सत्र हम बुला रहे और ये तब तक स्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कि बजट पारित ना हो जाए। ठीक है, अब उन्होंने फिर बुलाया। अब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, सदन में तो मेरी ही व्यवस्था चलेगी, उन्होंने फिर स्थगित कर दिया। ठीक है, उन्होंने फिर स्थगित कर दिया विधानसभा को। अब जब विधानसभा कार्यवाही स्थगित हो गई, ठीक है, तो आखिर हो कैसे, बजट पास कैसे हो? फिर 356 का उपयोग हुआ, क्योंकि 356 क्या कहती, जब किसी स्टेट का शासन विधान संविधान के उपबंधों के अनुसार न चलाया जा सके तो फिर अंततः राष्ट्रपति शासन आएगा। तो ये लगाने पड़े हैं, क्योंकि बस माना ही तो गया विधानसभा अध्यक्ष जो होगा वो इम्पार्शियल होगा, होता थोड़ी है इम्पार्शियल, क्योंकि कह देना किसी भी काम को कि ऐसे होगा तो वैसे होने तो नहीं लगता। तो विधानसभा अध्यक्षों की जब शक्तियां देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल की जो सत्रावसान की शक्ति है और सत्र बुलाने की शक्ति है, इसका भी उपयोग हुआ। लेकिन फिलहाल बात सिर्फ इतनी है कि विधानसभाओं के सत्र और वो ठीक है उनका सत्रावसान और विधानसभा का विघटन ये राज्यपाल ही करेंगे, जैसे वहां राष्ट्रपति करते हैं। 175 सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार बिल्कुल राष्ट्रपति जैसा है, बिल्कुल राष्ट्रपति जैसा, कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सेशन होगा उसको राज्यपाल संबोधित करेंगे और वर्ष का जो पहला सेशन होगा उसको वो संबोधित करेंगे, सेरेमोनियल होगा। ठीक है, चीजों को आयोजन पूर्वक करने की परंपरा रहती इसलिए होगा, वो सारी बातें बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए दोहराने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ये भी राष्ट्रपति जैसा है। ठीक है, कहता कि जब जनरल इलेक्शन के बाद पहला होगा तो वो उनका विशेष अभिभाषण होगा। अच्छा, और जब
वर्ष का पहला होगा तो उनका होगा, ठीक है। आपका उनके धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाएगा, जैसे वहां धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं हुआ तो नो कॉन्फिडेंस माना जाएगा, सरकार गिर जाएगी। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक वैसी ही हैं। और सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार, ये भी ठीक अटॉर्नी जनरल जैसे हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल दोनों सदनों के सदस्य न होते हुए उनमें भाषण कर सकते हैं, सदन की समितियों में कर सकते हैं, किंतु वोट नहीं कर सकते। ऐसे जो प्रदेशों के महाधिवक्ता हैं वे उसके विधानमंडल के दोनों सदनों में वोट कर सकते हैं, उनकी कमेटियों में वोट कर सकते हैं, कह गए बोल सकते हैं, उनकी कमेटियों में बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। और वही मंत्रियों की स्थिति है। मंत्री एक सदन के सदस्य होंगे लेकिन दूसरे सदन में जा सकेंगे, हो सकता किसी भी सदन के ना हो तो भी जा सकेंगे। बस इतना सा है, बाकी शेष हम लोग कल देख लेंगे। और उम्मीद है कि 2 दिन में हम लोग राज्य खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे।